और चलिए हम एक बार डिबेट को शुरू कर देते हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड राजन कोचर मेरे साथ में हैं, मेजर जनरल रिटायर्ड यशमोर मेरे साथ में हैं, इसके अलावा मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह और प्रमोद पहवाजी भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। सीधे हम चलते हैं मेजर जनरल यशमोर के पास में। मेजर जनरल यशमोर, अमेरिका ने सीधे तौर पर अब भारत को यह कह दिया है कि अगर आप कच्चा तेल रशिया से लेते हैं तो यह माना जाएगा यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में आप भी खड़े हैं। भारत के लिए आज की तारीख में कितना बड़ा धर्म संकट आ गया है? देखो, धर्म संकट तो पहले दिन से ही है, जब से ये पुतिन ने ये बेवकूफी का कदम उठाया, एक डेमोक्रेटिक कंट्री के ऊपर हमला बोल दिया और कोई जरूरत ही नहीं थी हमला बोलने की। वो भी ऐसे टाइम जबकि पूरा दुनिया जो है कोविड के महामारी से ग्रस्त थी। उस टाइम पे इस टाइप की लड़ाई, सेकेंड वर्ल्ड वॉर टाइप लड़ाई कि आप अंदर घुस जाओ, शहरों को कैप्चर करो, बर्बादी कर दो, कोई जरूरत ही नहीं थी इसकी। बट कर दिया। तभी से इंडिया के लिए धर्म संकट है, क्योंकि रशिया हमारा पुराना दोस्त है, अमेरिका के साथ हम क्वाड के मेंबर हैं। सर क्या है ना, नहीं क्या है ना, अभी तक सीधे तौर पर मेजर जनरल यशमोर, सीधे तौर पर अभी कोई ऐसा बयान नहीं आया था अमेरिका का कि अगर भारत कच्चा तेल लेता है तो हम ये मानेंगे कि यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में वो देश शामिल हैं जो रशिया से कच्चा तेल लेते हैं, क्योंकि हमने सैंक्शन लगाया है, यूरोपियन यूनियन ने सैंक्शन लगाया है, नेटो ने सैंक्शन लगाया है, 30 से ज्यादा मुल्कों ने सैंक्शन लगाया है। और फिर भी अगर इस सैंक्शन के बाद भी अगर रशिया से कच्चा तेल लिया जाता है तो उस मुल्क को माना जाएगा कि यूक्रेन के खिलाफ युद्ध की स्थिति में खड़ा है। तो ऐसे में धर्म संकट तो बड़ा है। भारत करेगा क्या? भारत को करना क्या चाहिए सर? तो भारत ने अभी तक बहुत केयरफुली जो है बैलेंस करके रखा हुआ है, बहुत ही केयरफुली अपना जो है स्टांस चूज किया है कि एब्सटेन कर दो, क्रिटिसाइज डायरेक्टली रशिया को ना करो, बट ये कहो कि लेकिन एब्सटेन कब तक करेंगे? क्या अभी एब्सटेन कर पाएंगे सर? तो नहीं, एब्सटेन तो हम करेंगे ही जहां तक मेरा ख्याल है। लेकिन ये तेल का मामला जो है, क्योंकि देखो ये इसमें राष्ट्रीय हित की बात है, हमें सस्ता तेल जहां से मिलेगा हम उठाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी तेल की जिस तरीके से कीमतें जा रही हैं और ये सारा का सारा फिर मार गरीब आदमी पर पड़ती है। इसलिए ये हमारा नेशनल इंटरेस्ट है, हमें जहां से सस्ता तेल मिलेगा इंडिया शायद उठाएगा उस तेल को। बट लेट अस सी कैसे गवर्नमेंट इस मामले में कैसे बैलेंस करते हैं अपने आप को। अच्छा ठीक है, अगर हम अब सवाल ये पैदा होता है मेजर मोहम्मद अली शाह, अगर हम रशिया से कच्चा तेल लेते हैं तो क्या अमेरिका के साथ में हमारे संबंध खराब होंगे? अमेरिका के साथ में हमारा रक्षा व्यापार है, अमेरिका के साथ में हमारा विदेश व्यापार है, अमेरिका के साथ में हमारी सामरिक नीति है, अमेरिका के साथ में हम क्वाड में खड़े हैं, अमेरिका से हमें मदद की जरूरत है। अमेरिका एक ऐसी विश्व शक्ति है कि उसे साथ में लिए बिना हम चल नहीं सकते। अमेरिका की नाराजगी हमें भारी तो नहीं पड़ जाएगी मेजर शाह? जी, जनरल यशमोर साहब ने बिल्कुल अच्छी तरीके से स्पष्ट वो समझाया। मतलब मैं मानता नहीं कि उनसे बेहतर कोई इस बात को समझा पाता। देखिए, बात ऐसी है कि हिंदुस्तान के हित में, अपने पर्सनल इंटरेस्ट में जो आएगा हर कोई करता है अपने घर को बचाने के लिए, तो हिंदुस्तान को पूरा हक है और अमेरिका को भी इतनी मेच्योरिटी होगी कि वो समझेगा हाँ भाई इनको पूरा हक बनता है और वो इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा बिल्कुल भी। अच्छा, आपको ये लगता है कि अब आगे चल करके इंटरफेरेंस नहीं होगा, लेकिन क्या वाकई में ऐसा होने वाला है? UNHRC क्या होता है, नेटो क्या होता है, WHO, इन सब का कोई औचित्य है क्या इस युद्ध के बाद? आपको लगता है क्या 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, 50 देश मिले, 50 देश मिलकर के उन्होंने एक चार्टर पर साइन किया, चार्टर पर साइन करने के बाद यूनाइटेड नेशंस बना और यह कहा गया कि यूनाइटेड नेशंस के जरिए आगे युद्ध की स्थिति नहीं आएगी। युद्ध की स्थिति आती है तो यूनाइटेड नेशन अपनी पीस कीपिंग फोर्स भेजेगा। कहां हैं ऐसे संगठन, कहां हैं? इन संगठनों का ये तभी काम करते हैं जब सब मिलकर काम करते हैं। और P5 का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत जरूरी है। मैं खुद UN पीस कीपर रहा हूं अफ्रीका में। वहां UN वहीं पे जाता है जहां दोनों वॉरिंग पार्टीज तैयार होते हैं। अच्छा। यहाँ एक P5 का मेंबर है जो कि एग्रेसर है, जिसने इन्वेड कर लिया एक देश को। दूसरा P5 का मेंबर चाइना उसके पाले में खड़ा है। तो कहां से UN काम कर सकता है? तो UN का ऐसे मसलों में कोई रोल हो नहीं सकता एक्सेप्ट रिफ्यूजी कंट्रोल एंड फूड डेवलप, ये इस टाइप की चीजों में UN कुछ कर सकता है। बाकी UN ना पीस कीपिंग फोर्स दे सकता है। लेकिन मेजर जनरल UN जो है, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन आप कहना है ना कि रिफ्यूजी संकट से पार पाना, अभी फिलहाल की स्थिति में रिफ्यूजी संकट से पार पाना भी UN का एक काम है। आज की तारीख में रिफ्यूजी संकट से भी पार कहां पा रहे हैं? लोग जाकर के जॉर्जिया में मर रहे हैं, लोग भाग करके तुर्की की तरफ जा रहे हैं, भाग करके मिडिल ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, साउथ कैराकस की तरफ जा रहे हैं, आर्मेनिया की तरफ जा रहे हैं, लेकिन UN कहां कुछ कर पा रहा है? इतना बड़ा रेफ्यूजी संकट खड़ा हो गया आज की तारीख में कि कहा यह जा रहा है कि फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद यह सबसे बड़ा संकट हो जाएगा। तब UN क्या कर रहा है? कहां है? गुटरेस से बयान दे रहे हैं, बयान आता है, प्रस्ताव आता है, बैठक होती है, मीटिंग होती है, बस इसके अलावा कुछ नहीं।
मानता हूँ आपकी बात। विडंबना यह है कि इंसान का जो दिमाग है ना, और जो शैतानी दिमाग के अंदर घुसी हुई है कि मैंने अपना 1951 का रशिया यूएसएसआर बनाना है, मैं 5000 साल पहले मेरे इतिहास में मेरा हिस्सा था, ये हम यहाँ पे ऐसे करते थे। ये जैसे जैसे तानाशाह आते हैं ना, इसीलिए डेमोक्रेसी नॉट द बेस्ट सिस्टम, मैं नहीं कह रहा बेस्ट है, बट स्टिल क्या 4 साल बाद आपने वोट मांगने हैं और 5 साल के बाद आपको कोई ना कोई रास्ते में अपने घर भेज देगा। ये इनका क्या करें जो 20-20, 30-30 साल कुर्सी पे बैठ जाते हैं, इनके और इनके जूनियर इनके सामने बात ही नहीं कर सकते, बोल ही नहीं सकते। पुतिन को कौन बोलेगा? क्या पोलिट ब्यूरो में कोई पुतिन को बोल सकता है जनाब आप देखिए ना मेजर जनरल, ये जो बड़ी खबर आ रही है, जो वॉर सायरन बज रहा है, इसके मुताबिक रशिया यूक्रेन युद्ध पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने एक फैसला किया। आईसीजे ने यह कहा कि यूक्रेन में तुरंत हमला रोके रशिया। है ना मेजर शाह कि पुतिन पर असर नहीं होता नफ्ताली बेनेट का, पुतिन पर असर नहीं होता गुटरेस का यानी यूएन का, पुतिन पर असर नहीं होता बाकी किसी भी मुल्क का, पुतिन पर असर यहाँ तक कि इजराइल का नहीं होता, फ्रांस का नहीं होता, कनाडा का नहीं होता, असर हो ही नहीं रहा है। तो ऐसे में क्या गलत है अगर यूएस संसद को संबोधित करते हुए ज़ेलेंस्की ये कहने में लगे हैं कि ये तो बिल्कुल ठीक वैसा ही है जैसा कि पर्ल हार्बर हुआ था, और वही करने की कोशिश 21वीं सदी में की जा रही है। मेजर शाह देखिए, आपने नफ्ताली बेनेट का नाम लिया तो मैं ये भी कह दूं कि इजराइल और रशिया के साथ बड़े खास रिश्ते हैं, जैसे कि हमारे नेपाल और भूटान के साथ हैं, बिना वीजा बिना पासपोर्ट के आना जाना होता है। 2014 में इनके बीच में इजराइल और रशिया के बीच में हॉटलाइन भी स्टैब्लिश हुई थी। लेकिन मेजर रिश्ते तो मेरे और आपके भी बड़े अच्छे हैं, लेकिन रिश्तों की परख कहाँ होती है? मेजर मेरी बात सुनिए, आप ही जवाब दीजिएगा, आप ही से क्रॉस क्वेश्चन है मेजर शाह, आप ही से क्रॉस क्वेश्चन है। मेरी बात तो सुनिए। फर्ज कीजिए कि मेजर शाह मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, मेजर शाह कहीं पर लड़ाई करने के लिए चले गए, अपने आप पड़ोसी से लड़ाई करने के लिए चले गए, राशिद हाशमी पहुंचे, राशिद हाशमी ने यह कहा कि मेजर ये ठीक नहीं आप कर रहे हैं, आपको समझदारी से काम लेना चाहिए, आपको विवेक से काम लेना चाहिए, और मेजर ने यह कहा कि नहीं आप एक तरफ हट जाइए, आपकी मैं बिल्कुल नहीं सुनूंगा, मैं तो जिद्दी हूं, मैं तो इंपल्सिव हूं, मैं तो सनकी हूं। तो फिर रिश्ते की परख कहां हुई मेजर? मैं उसी बात आपकी बात बोल रहा हूं कि इतने अच्छे रिश्ते होने के बावजूद भी, और आप देखिए वो बड़ा उसका सॉलिड ऑयल सप्लायर है, इसके अलावा जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जो इजरायली टूरिस्ट रशिया में आए थे 17% आउट ऑफ 3.5 मिलियन जो टूरिस्ट आए थे 2016 से 17 में, उसके बावजूद अगर असर नहीं हो रहा है तो अब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात करते हैं। जस्टिस भंडारी साहब हमारे हिंदुस्तानी हैं, उन्होंने इनके रूल्स के खिलाफ फेवर दिया, उनके हक बनता है, ठीक है, जो कि इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से अलाइन नहीं होगा, कोई बात नहीं, लेकिन उनको अपने लीगैलिटी के हिसाब से जो लगा सही उन्होंने किया। अब हिंदुस्तान ने एक बैलेंस बना रखा है। अब पुतिन साहब को असर किस बात का होएगा, ये आपका सवाल था ना, मैं आता हूं भाई। उनको किसी बात का सैंक्शन लगा दिए, ये भी लालच भी दे दी कि हम आपके सैंक्शन हटा देंगे, ये भी बोल दिया कि बेलारूस की कनाडा ने नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया है बेलारूस के लिए, और रूस ने बोला कि ये वॉर लाइक एक्शन होगा ये। अब जो नॉर्थ कोरिया, बेलारूस जो भी देश सपोर्ट कर रहे हैं रशिया को, धीरे धीरे आप देखिएगा इनके ऊपर भी अंजाम आएगा धीरे धीरे। अब जब कॉर्नर हो जाएगी रूस, तब कहां पे जाएगी? जब जिद्दी आदमी भी अगर कॉर्नर हो जाएगा बिल्कुल एक तरीके से, बिल्कुल कोने पे डाल दे, तो क्या करेगा जिद्दी आदमी? उसको भी कहीं ना कहीं पे बात माननी पड़ेगी ना। तो बात देखिए, अभी वो कॉर्नर नहीं हुए हैं, क्योंकि उन्होंने इसकी प्लानिंग काफी समय से रखी है। आपकी बातों से तो मुझे मेजर शाह आपको मेजर शाह की बातों से अल्फ्रेड हिचकॉक याद नहीं आ रहा है क्या? एक ऐसे ब्रिटिश फिल्म मेकर, मुझे तो बड़े अल्फ्रेड हिचकॉक याद आ रहे हैं। एक ऐसे मैंने उनकी बड़ी फिल्में देखी हैं, और जैसा सस्पेंस, जैसा थ्रिलर एक जमाने में उन्होंने दिया है। लेकिन एक बात कही जाती थी कि अल्फ्रेड हिचकॉक की फिल्मों में एक ही चीज होती है कि जितना हो सके दर्शकों को घुमाते रहो, परेशान करते रहो। आपको लगता नहीं कि पुतिन जो है अल्फ्रेड हिचकॉक की पिक्चर से, फिल्मों से बहुत ही ज्यादा इंस्पिरेशन लिए हुए हैं? करते रहो, यूरोपियन यूनियन को परेशान करो, नेटो को परेशान करो, अमेरिका को करो, यूक्रेन को करो, पूरी दुनिया को करते रहो, से घुमाते रहो, चक्कर। एक और ब्रेकिंग न्यूज देता हूं कि हो सकता है यूक्रेन बहुत जल्दी कोई केमिकल ब्लास्ट कर दे और उसका आरोप रशिया के ऊपर लगा। ओह अच्छा।
ये प्रमोद पावा जी, मुझे तो ऐसा लग रहा है, प्रमोद पावा जी, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं आपके साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर लूं, मैं एक ब्रेकिंग न्यूज कोरेस्पोंडेंट वाला कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ में कर लूं, क्योंकि थोड़ी थोड़ी देर में प्रमोद पावा जी बहुत जबरदस्त। देखिए मेजर जनरल यशमोर मेरी बात पे खूब हंस रहा है। मेजर जनरल यशमोर, एक बात और बताइएगा, 1939 में जोसेफ स्टालिन ने फिनलैंड पर आक्रमण किया, ये सोचा 6 दिन 8 दिन 10 दिन में आक्रमण करने के बाद फिनलैंड पर कब्जा कर लेंगे। युद्ध लेकिन बहुत लंबा चला, 1940 तक युद्ध चलता रहा। फिनलैंड में ने यह दिखाया कि एक महाशक्ति का हमने सामना किया है, जंग भले ही हारे लेकिन महाशक्ति का सामना करते हुए अपने आप को बहुत स्टैब्लिश उसके बाद से फिनलैंड ने कर लिया। क्या वही स्थिति हाल के दिनों में रशिया और यूक्रेन के बीच बनती नजर नहीं आ रही है? आपने ना राशिद बहुत बढ़िया सवाल पूछा है मेरे से, और मैं सोचा था शायद कोई मेरे से ये सवाल पूछे। मैं फाइटिंग इन बिल्ट अप एरिया, अर्बन वॉरफेयर पढ़ाता भी रहा हूँ, फौज में उसका शिक्षा मतलब ध्यान भी करता रहा हूँ। और कल परसों ही मैंने मेरे अपने YouTube चैनल पे मैंने अर्बन वॉरफेयर पे एक वीडियो डाली है कि किस प्रकार से वॉरफेयर अभी एडवांस हो रहा है। अब क्या आप देखो, 4 मेजर जनरल रशियन आर्मी के इस लड़ाई में अभी तक मारे जा चुके, 4 मेजर जनरल, और ये कंफर्म रशिया ने किया है, कोई प्रोपेगेंडा न्यूज नहीं है। और असंख्यों कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल और सिपाही, ऐसी हालत है रशियन आर्मी की। अब पावा साहब बोले थे ना, इंटेलिजेंस, पुअर इंटेलिजेंस, वेरी पुअर इंटेलिजेंस, पुअर टैक्टिक्स, पुअर लीडरशिप, पुअर कमांड एंड कंट्रोल, ऐसी मार खा रहे हैं ये। क्योंकि देखो आप ना, अब तानाशाह के कहने पे घुस जाओ, क्योंकि असिमेट्री थी, आप टैंक रोल करके 100, 150, 300 किलोमीटर अंदर चले गए, लेकिन श्रीमान जी उनको लॉजिस्टिक्स कौन देगा? उनके तो लीडर्स क्या आगे जा रहे हैं, प्रेशर इतना है पुतिन की तरफ से, एवरी डे ही वांट्स एक्शन। एक्शन कैसे होगा जब सामने एक रॉकेट लॉन्चर जो है एक स्क्वाड्रन, एक टैंक कॉलम को रोक देता है। एक टैंक जब उड़ता है ना तो बाकी सबकी हालत खस्ता हो जाती है। अब क्या करें, फिर तितर बितर होता है, फिर फायर करते हैं, गुस्से के अंदर फायर करते हैं बिल्डिंगों पे, हॉस्पिटल्स पे। तो अर्बन वॉरफेयर पे इजराइल हारा लेबनान से 2006 के अंदर, उस पे मैं अलग से किसी दिन क्लास चला सकता हूं। उसके बाद अमेरिका हारा अफगानिस्तान में, रेड आर्मी यूएसएसआर की हारी अफगानिस्तान में, सीरिया में रशिया का है, जॉर्जिया ग्रोजनी के अंदर इनके 1300 टैंक बर्बाद हुए थे रशिया के। ये किस बात की कर रहे हैं, ये बेवकूफी में फंस गए। सिपाही बेचारा क्या करेगा, उसने हुक्म का पालन लेकिन मेजर जनरल यशमोर, अब सवाल ये पैदा होता है ना, मेजर जनरल यशमोर, अब सवाल ये पैदा होता है कि अपनी इज्जत बचाने के लिए फिर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। इज्जत बचाने के लिए पुतिन अंत में क्या करेंगे, क्योंकि युद्ध कहीं पर तो जाकर के रुकेगा ना। अगर एक फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट जोन में भी पहुंचते हैं तब भी जाकर के ये बताना पड़ेगा दुनिया को कि मेरा फैसला सही था, मैंने फैसला जस्टिफाइड तरीके से लिया था, मैंने फैसला इसलिए लिया था क्योंकि ये मेरे देश की अखंडता की बात थी। ये सब कुछ तो बताना पड़ेगा। इज्जत बचाने के लिए पुतिन क्या करेंगे? मैंने नॉन रिटर्न ब्रेकिंग न्यूज वाला कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ में कर लिया है। जब जब भी मेरे शो में आप बैठेंगे इस तरह की आप ब्रेकिंग न्यूज मुझे देते रहेंगे, लेकिन वो कहीं से भी प्रोपेगेंडा वाली नहीं होनी चाहिए, एजेंडा वाली नहीं होनी चाहिए, प्रोपेगेंडा वाली नहीं होनी चाहिए। आनंद आएगा आपको। मैं अपना ब्रेकिंग न्यूज वाला कॉन्ट्रैक्ट दे रहा हूं, अलिखित कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन इसीलिए मैं ऑन एयर कर रहा हूं। आगे बढ़ेंगे, बड़ा आनंद आ रहा है आप सभी के साथ में बातचीत करते हुए, बड़ा मजा आ रहा है, बहुत ही ज्ञानवर्धन भी होता है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में आपका ये कहना है कि ब्रिटेन और अमेरिका बड़े लूजर साबित होंगे, मेजर जनरल यशमोर। लेकिन मैं अभी भी एक चीज समझ नहीं पाया, या यूं कह लें कि मैं बहुत ज्यादा हैरत में हूं। आप लोगों के मुकाबले मेरा अनुभव कम है, आपका ज्ञान, मेरा ज्ञान कम है आप सभी के मुकाबले। लेकिन क्या है ना, 2 वर्ल्ड वॉर झेलने के बाद 21वीं सदी में एक देश, मैं फिर से रिपीट करूंगा, 2 विश्व युद्ध झेलने के बाद 21वीं सदी में एक देश दूसरे आजाद मुल्क पर हमला करता है, बाकी यूं ही ऐसे बैठे हुए हैं और सिर्फ सिंबॉलिज्म में और टोकनिज्म में ये बता रहा है विरोध कर रहे हैं, हम रशिया के खिलाफ हैं, लेकिन हमला बढ़ता जा रहा है, जंग और तेज होती जा रही है। कीव, खार्किव, खिरसन, कहीं पर भी की भी तस्वीरें देख लें, इसका कैनवास बढ़ता चला जा रहा है। वर्ल्ड ऑर्डर खड़ा कहां पर है? रिशफलिंग तो बाद में होगी, आज वर्ल्ड ऑर्डर कहां पर खड़ा है? देखो राशिद, जो पावा साहब बात कर रहे थे ना, ये विशफुल थिंकिंग है। ये बहुत सालों से देश सोच रहे हैं कि ये डॉलर का वर्चस्व खत्म किया जाए, IMF को रिस्ट्रक्चर किया जाए, WTO को स्ट्रक्चर किया जाए, UN सिक्योरिटी काउंसिल को स्ट्रक्चर किया जाए, UN को रिस्ट्रक्चर किया जाए। ये सब, इंडिया भी उसमें हिस्सा है कि ये सब रिस्ट्रक्चरिंग होनी चाहिए, क्योंकि पूरा का पूरा यूरोप और अमेरिका डोमिनेटेड है। ये विशफुल थिंकिंग है। लेकिन इनका इतना कंट्रोल है वर्ल्ड की इकोनॉमी के ऊपर, और जिस तरीके से वो है,
कि ये युआन तो चांस ही नहीं है, रूबल तो अभी जो है ना रोड पे पड़ा हुआ मिलेगा आपको, जिस तरह के रूबल गिरा है। रूबल जो 30 रूबल का $1 था, वो 150-200 पे पहुंच गया। मेजर जनरल यशमोर, अभी मैं कहूंगा तो प्रमोद पाहवा जी मेरी बात पर कोई नई ब्रेकिंग देने लगेंगे, लेकिन मेजर जनरल यशमोर, अब पुतिन का अगर दिमाग इतना खराब है, वेस्टर्न मीडिया ये कहने में लगा है कि स्टेरॉइड ट्रीटमेंट लेते हैं, पुतिन को कैंसर हो गया है, पुतिन के दिमाग का भेजा फ्राई हो गया है, वेस्टर्न मीडिया तो ये कहने में लगा हुआ है, यानी आगे आने वाले दिनों में और विध्वंसक हो जाएंगे, और भी ज्यादा बवाली हो जाएंगे, ऐसी बातें कही जाती हैं मेजर जनरल यशमोर। देखिए, सभी डिक्टेटर्स का यही हाल होता है। सभी डिक्टेटर उस टाइम पे सोचते हैं बहुत बड़ी चीज कर रहे हैं अपनी कौम के लिए, अपनी अगली पीढ़ियों के लिए। इनके दिमाग में होता है, कोई कह नहीं सकता इनको कि सर आप क्या थोड़ा दिमाग ठीक कर लो, क्योंकि इतने ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं, सारी पावर एक इंसान के हाथ में हो जाती है, तो इनको कोई कह नहीं सकता। हिटलर का यही हाल था। तो ऐसे बहुत से डिक्टेटर आए हैं। हमारे पड़ोस में मुशर्रफ साहब का ये हाल था, अभी देखो उसकी क्या हाल है। तो पाकिस्तान नहीं आ सकता, पाकिस्तान नहीं आ सकता, मिलिट्री डिक्टेटर। वो सोचता है मैं नया पाकिस्तान बनाऊंगा। तो ये मिलिट्री डिक्टेटर, या ये तो खैर केजीबी के हैं, जो स्पाई रहा है केजीबी का, और वो आज डिप्लोमेसी चलाना चाहता है, एक देश चलाना चाहता है। देखो ये स्पाई की फौज के बस की बात नहीं, इस टाइप से देश है। इसके लिए यू नीड पॉलिटिशियंस, सीजन पॉलिटिशियंस, और वही नैया पार करा सकते हैं। तो पुतिन जो है ये रशिया को लेके जाएंगे नीचे, और साथ साथ काफी लोगों को अपने साथ सीजन पॉलिटिशियन, मेजर जनरल यशमोर, सीजन पॉलिटिशियन इमरान खान जैसे तो नहीं होने चाहिए ना। वो इमरान खान, चलो आई हैव नो कमेंट, sometimes pity him, he was a genuinely okay guy, but बाद में क्या ना, ये गलत जगह पहुंच गया। वो he was a good sports person and a good cricket player and should have remained that, but इमरान खान भी तो पपेट है। वहाँ तो आर्मी का रूल है भाई। प्रमोद जी कुछ कह रहे हैं, प्रमोद जी कुछ कह रहे हैं, शायद पाकिस्तान की भी कोई ब्रेकिंग न्यूज दे देंगे प्रमोद जी। मैं यही कह रहा हूँ, नहीं वो तो मेरा एरिया रहा है, मेरा वर्किंग एरिया रहा है। मैं यही कह रहा हूँ कि इमरान खान भी तो पपेट हैं रावलपिंडी के, और गेट नंबर 4 से उनको सारे ऑर्डर आते हैं। सही बात है। नहीं एकदम परफेक्ट है, क्या बात कर रहे हैं। मैं भी कहूंगा बहुत परफेक्ट हैं। अब तीन बीवियां थी, चौथी बीवी चौथे निकाह के लिए तैयार हो रहे हैं, और यहां तक कि अगर सऊदी से कोई तोहफा मिलता है झुमके का, जाकर के बेच आते हैं, तो परफेक्ट नहीं होंगे तो क्या कहेंगे। और तभी तो सुनिए ना, तभी तो जो गलती से जाकर के मिसाइल गिर गई थी जिसमें कोई न्यूक्लियर वॉरहेड नहीं लगा था, उससे भी बहुत ज्यादा सुना हुआ कि बड़े डरे हुए बैठे हुए हैं। और जो उनकी बीवी है ना बुशरा बेगम, उनसे भी कई सवाल करते हैं। खैर, पाकिस्तान की बात हम बाद में कर लेंगे, लेकिन मेजर शाह को क्या लगता है ऑन अ वेरी सीरियस नोट कि 3 हफ्ते से ज्यादा गुजर चुके हैं, 22 दिन से ज्यादा गुजर चुके हैं, युद्ध किस मुहाने पर आकर के खड़ा है। और अगर युद्ध के रिजल्ट के बाद, मैं अब वर्ल्ड ऑर्डर पर नहीं जा रहा, मैं रशिया और यूक्रेन तक ही रहता हूं, युद्ध खत्म होने की स्थिति के बाद में क्या यूक्रेन रशिया के अंडर में आ जाएगा, क्या रशिया को कोई प्रांत बन जाएगा, प्रोविंस बन जाएगा, या फिर अपने आप को आजाद मुल्क के तौर पर रखेगा और वहां पर पपेट गवर्नमेंट बैठेगी रशिया की, क्या होने वाला है। जी, जनरल यशमोर साहब ने जो बिल्कुल उनका एक्सपर्टीज है, उनका स्पेशलाइजेशन है इस फील्ड में, उन्होंने बिल्कुल सही बोल दिया। देखिए, अब इसमें कोई जंग में कोई हारता जीता नहीं है, कोई हार ही ना कोई जीत नहीं रहा, सबका नुकसान होता है। उन्होंने जो बोला, मैं इनकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं कि रशिया तो डूबेगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है, साथ में औरों को लेके जाएगा, यूक्रेन को भी डुबाएगा, और जितने बाकी लोग जो देख रहे हैं दूर दूर दराज से, वो भी डूबेंगे। अब आखिर में क्या होगा, अगर रूस जंग जीत जाता है, पे कब्जा कर ले, जैसे कि लोग अनुमान लगा रहे हैं, आएगा, उसके बावजूद भी इट माइट बी नॉट द बैटल बट लूज द वॉर। तो अगर वहां पे वो पपेट गवर्नमेंट लगाता भी है, फर्ज कर लीजिए, तो एक पीस कीपिंग सेना भेजेगा वहां पे, और अफगानिस्तान से बदतर हाल होने वाला है यूक्रेन का, क्योंकि अफगानिस्तान में तो फिर भी तालिबान थे, फिर भी सिविलियंस थे, या तो सिविलियन बन गए बागी पर यूक्रेन में हथियार आ गए, तो वहां पे जो सेना होगी वो बहुत बहुत बुरा हाल होने वाला है वहां पे। और यहाँ की सेना, यहाँ के सिविलियंस, यहाँ की सेना जो है यूक्रेन की, वो गोरिल्ला वॉरफेयर में माहिर है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। जिस तरीके से वो लड़ाई लड़ रहे हैं, आखिरी गोली, आखिरी सांस, आखिरी बंदे तक, मैं खुद कह रहा हूं, मैं 4 दिन में कहता भी ज़ेलेंस्की साहब मरवाएंगे लोगों को, मैं इस ओपिनियन में था मैं, लेकिन अब धीरे धीरे उनका जो हौसला, उनका जज्बा देख के मैं बोल रहा हूं कि नहीं भाई, इन्होंने इनमें लड़ने की भावना है। और वहां के जो लोग 3 मिलियन लोग जो रेफ्यूज गए थे वहां से, धीमे धीमे वापस आने भी लगे हैं। अरे बाहर के देश के लोग जो कि अच्छा प्रेसिडेंट नहीं है, मैं मानता हूं, बिल्कुल गलत, एक लॉजिक है,
मेजर शाह, आपकी बातों से ही एक मेरे जहन में एक ख्याल निकल करके आ रहा है, ऑल्दो इट्स वेरी हाइपोथेटिकल। मेजर जनरल यशमोर, जहां से मैंने अपनी डिबेट की शुरुआत की थी कि जो बाइडेन ने यह कह दिया है कि युद्ध अपराधी यानी वॉर क्रिमिनल है पुतिन, अब युद्ध अपराधी का हाल क्या होता है? युद्ध अपराधी का हाल आगे आने वाले दिनों में सद्दाम हुसैन किस्म का होने लगता है। हालांकि मैंने अपने सवाल की शुरुआत में मैं कहूं ये बहुत ही हाइपोथेटिकल सवाल है, लेकिन वॉर क्रिमिनल का मतलब क्या होता है? आगे अगर आने वाले दिनों में अगर विश्व शक्ति वाली लड़ाई में अमेरिका बनाम रशिया कुछ भी पैराडाइम शिफ्ट होता है, आगे आने वाले दिनों में फिर से अगर पलड़ा अमेरिका का भारी होता है, अमेरिका ने कह दिया पुतिन वॉर क्रिमिनल है, तो फिर क्या होने वाला है? ये कह नहीं सकता, मैं भविष्यवाणी में बिलीव करता नहीं हूं, ना मुझे आइडिया है कि क्या होगा पुतिन का। इज वेरी यंग स्टिल, ठीक है, और फिजिकली भी फिट है। ये नहीं है कि भाई वो जुडो भी करते हैं, राइडिंग भी करते हैं, सब चीजें, तो ही इज अ फिजिकली फिट पर्सन, वेरी पैशनेट पर्सन। उनका क्या होगा मुझे पता नहीं। रशिया से ही कोई ना कोई चैलेंज निकलना पड़ेगा, रशिया से ही चैलेंज निकलेगा अगेंस्ट पुतिन, और ये रशियन लोग ही पुतिन का जो है इसका एंड दिखाएंगे। आई डोंट थिंक ये अमेरिका के बस में, ना इसको हम सद्दाम हुसैन से कंपेयर कर सकते हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड राजन कोचर जी, आपका धन्यवाद। मेजर जनरल रिटायर्ड यशमोर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेजर मोहम्मद अली शाह और इसके अलावा प्रमोद पावा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रमोद जी, आगे भी जब आप जुड़ेंगे आपसे मैं चाहूंगा कि मेरे 1 घंटे की डिबेट में 10 ब्रेकिंग न्यूज मुझे आपसे मिलती रहे, क्योंकि मेरा और आपका कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। हाँ जरूर, ठीक है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच आपकी डायनेमिक अप्रोच के लिए। आप अक्सर ही मेरी डिबेट में जुड़ते हैं, अपना बेशकीमती समय निकालते हैं। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया।